बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा बन के उभर रहे हैं जो सबकी आंखों में खटकते दिख रहे हैं। अगर बात करें जदयू की, राजद की या फिर भाजपा की, तो प्रशांत किशोर की पार्टी जो कि 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है वो किसी से कम नहीं दिख रही। आपको बताते चले कि बिहार में 4 जगहों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और कयास लगाया जा रहा है कि गया के बेलागंज और इमामगंज में प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चुनाव लड़ने के बाद विजय मिलती है या फिर करना पड़ता है हार का सामना। इसी बात की जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं पटना सिटी के आलमगंज क्षेत्र में और हमारे साथ हैं मोहम्मद शहजाद। तो शहजाद भाई से बात करेंगे और जानेंगे इस मुद्दे पर पूरी डिटेल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। शहजाद भाई, आज रक्षाबंधन है, सबसे पहले रक्षाबंधन को की बधाई आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा फेस्टिवल है जो एक दूसरे को बांधता है। आज रक्षाबंधन है। तमाम हिंदुस्तान वासियों को और सबसे ज़्यादा हमारे बिहार वासियों को इस रक्षाबंधन की मुबारकबाद हो, तहे दिल से मुबारकबाद हो। प्रशांत किशोर की पार्टी बहुत अभी बिहार में अगर बोला जाए कि गर्दा मचाई हुई है तो ये गलत नहीं होगा। 4 जगहों पर बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं और गया के इमामगंज और बेलागंज में भी उपचुनाव होगा, जहां पे प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ते दिख सकती है। कयास लगाया जा रहा है कि वहां से मतलब चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है, क्या मतलब होने वाला है चुनाव के बाद? क्या मिलेगी विजय या फिर करना पड़ेगा हार का सामना? देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि माननीय प्रशांत किशोर जी की पार्टी, बल्कि वो जनसुराज को वो अपनी पार्टी नहीं कहते हैं। वो लगातार कहते हैं कि जनसुराज मेरी पार्टी नहीं है, ये आवाम की पार्टी है। और इनका जो बिहार में इस बार गठबंधन हो रहा है जनसुराज पार्टी का, वो आवाम से, जनता से गठबंधन हो रहा है। तो जनता के साथ गठबंधन करके इस बार वो बिहार की सियासत में नज़र आएंगे। और अभी बिहार में उपचुनाव होने जा रहा है जिसमें गया का बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव होने वाला है, जहां पे सुरेंद्र यादव और जीतन राम मांझी के इमामगंज से विधानसभा के प्रत्याशी थे। तो उपचुनाव उसमें होने जा रहा है जिसमें प्रशांत किशोर जी अभी गया में उनकी लगातार मीटिंग चल रही है। और बिहार की सियासत इन दिस टाइम इतने बदतर हालात में हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड में हो, चाहे वो आरजेडी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, सब लोगों ने खासकर बिहार को ठगा है। बिहार की स्थिति को दर्दनाक बना दिया है, दयनीय बना दिया है। यहाँ पर जो हालात बिहार में गुजर रहे हैं, हर पार्टी ने समाज का, पिछड़ों का, दलित का, मुसलमानों का लगातार शोषण यहाँ पे हो रहा है। ये सारे लोग वोट बैंक बन करके रह गए हैं और आरजेडी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक लगातार लोगों का सिर्फ वोट बैंक के नाम पे शोषण कर रही है। जिस बीच में एक ऐसी पार्टी का बिहार में आवागमन हो रहा है, आने वाली ये पार्टी जनसुराज जो 2 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रही है, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी की बातों से लगता है कि अगर 2 अक्टूबर से पहले री इलेक्शन हुआ तो उसमें गया के बेलागंज में और इमामगंज में प्रशांत किशोर जी की पार्टी मजबूती से उतरेगी। और हालात बिहार के ऐसे लगता है कि बिहार में आवाम और जनता एक बदलापन चाहती है, एक चेंजिंग चाहती है। इसलिए कि प्रशांत किशोर जी जिस तरह के अपने मैटर को रख रहे हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कि आप अपने बच्चों का भविष्य देख करके वोट दीजिए, आप हमें दीजिए ना दीजिए, जिसको भी वोट देना है अपने बच्चों का मुस्तकबिल, भविष्य देख करके आप वोट करें। आप बिहार की स्थिति को देखिए, बिहार के प्लान को रोकिए, बिहार में रोजगार डालिए, बिहार में यहाँ पर व्यवसाय खोला जाए, यहाँ कल कारखाने खोले जाए। लगातार इश्यूज़ को वो उठा रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं अपने बच्चों का प्लान यहाँ रोकिए और उसके भविष्य के बेहतर के लिए आने वाले कैंडिडेट को वोट करिए आप। और जिस तरह से आप देखिए लगातार हिंदुस्तान में जिस तरह से मुसलमानों का शोषण हुआ है, अत्याचार उनके ऊपर लगातार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार वो
दंगा फसाद की बात करती है, जिस तरह से आरजेडी ने इंटायर समाज का, खास के अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने 15 साल वोट लिया और जम करके मुसलमानों ने उनको वोट किया, लेकिन उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए जन स्वराज पार्टी जिस तरह से बिहार में उभर रही है, इंटायर समाज को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी जात का हो, एक उम्मीद बन रही है कि प्रशांत किशोर ना वो पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे और ना कोई खास होंगे। वो खुल कर कहते हैं कि मैं सूत्रधार के रूप में होऊंगा और इस पार्टी को जनता के लिए रखूंगा और ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ाऊंगा जो बिहार का विकास कर सके। इसलिए जनता को पूरी उम्मीद नजर आ रही है, इसलिए प्रशांत किशोर इस बार मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे और पूरी उम्मीद नजर आ रही है। बेलागंज का जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसमें लगता है प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रशांत किशोर के कैंडिडेट सबसे आगे होंगे। प्रशांत किशोर इससे पहले किसी के पीए या फिर राजनीतिक सलाहकार के रूप में देखे गए थे, लेकिन अचानक अपने आप को राजनीति में खुद लेकर आ गए और मतलब कैंडिडेट से चुनाव लड़वा रहे हैं। तो अभी तक उनको केवल राजनेता लोग जानते थे, आम जनता अभी तक उनसे परिचित नहीं है। अगर मैं कहूं कि आम जनता की बात करूं तो आम जनता भी पूरी तरह से उनसे परिचित नहीं है। ऐसे में बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव जीतना थोड़ा कठिन होगा, क्या लगता है? प्रशांत किशोर जी का चेहरा इंटायर हिंदुस्तान में चर्चित है, बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चर्चित है। हाँ, अलग बात है कि वो अगले पार्टी को जिताया करते थे, जिसके लिए वो काम करते थे वो पार्टी जीती थी, लेकिन लगातार उन्होंने हर पार्टी को जिता करके देखा, कहीं ना कहीं वो जनता के लिए वो खड़ी नहीं उतरी। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने अपना एक जनता की पार्टी को बनाना तय माना और उसमें सिंबल गांधी जी का उन्होंने डाला है। आप देखेंगे जन स्वराज के बीच में गांधी जी हैं, तो वो अपने नेता के रूप में गांधी जी को आइडियल मानते हैं। और प्रशांत किशोर जी जिस तरह से 2 साल से लगातार बिहार का आवागमन कर रहे हैं, जिस तरह से पैदल यात्रा कर रहे हैं, जनता से मुखातिब हो रहे हैं, पूरी जनता को उम्मीद नज़र आ रही है और बिहार के जात पात को मिटा देंगे वो, जैसा कि लगता है हर आदमी इन दिस टाइम प्रशांत किशोर जी की बातें कर रहा है कि उन्हें ना उनको फॉरवर्ड देखें, ना बैकवर्ड देखें, ना मुस्लिम देखें, ना हिंदू देखें। जो काम करने वाला है उसको प्रशांत किशोर जी पसंद करते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं पलायन की। आपने अभी इससे पहले पलायन का जिक्र किया था कि प्रशांत किशोर जी पलायन रोक देंगे। पलायन रोकने का दावा नीतीश कुमार ने भी किया था, ठीक है, लेकिन अभी तक पलायन रुका नहीं है। यहाँ के मजदूरों को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है और वहाँ उनको अपमानित भी किया जाता है। तो क्या कहिएगा, क्या प्रशांत किशोर जी पलायन रोक देंगे? क्योंकि इससे पहले भी दावे हो चुके हैं लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। जनता दल यूनाइटेड से बड़ी उम्मीद थी और माननीय नीतीश कुमार जी ने काम भी किया। ऐसा नहीं है कि बिहार में उन्होंने काम नहीं किया है, हकीकत है कि उन्होंने काम किया है, लेकिन जो उम्मीद थी बिहार के लोगों को उस पर माननीय नीतीश कुमार जी भी खड़े नहीं उतरे। और जिस तरह से अभी आप देखिए वक्फ बोर्ड का मामला आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लगातार वो 18 साल से उनको सपोर्ट करते रहे, जबकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगाई पार्टी है, ये हर जगह दंगा कराने की कोशिश करती रहती है। इनके 2-4 नेता ऐसे हैं जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो ऐसे हालात में माननीय नीतीश कुमार जी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। दूसरा यह है कि बिहार में जिस तरह से रोजगार की कमी है, जिस तरह से आज भी लोग 10,000 और 15,000 कमाने के लिए बाहर में प्लान करते हैं, यहाँ ये बिहार बुजुर्गों का बिहार हो गया है। सारे जवान लोग बाहर चले जाते हैं। पूरी उम्मीद है माननीय प्रशांत किशोर जी से, जो उनका व्यू है, जो उनकी सोच है, जिस तरह से आज केंद्र सरकार में माननीय नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो उनको यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको कल कारखाने की व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय प्रशांत किशोर जी यही चाहते हैं और उनका काम जो होगा इसी पे स्टैंड होगा। वो प्लान को इसी तरह रोकेंगे कि पूरे बिहार में कल कारखाना को खोलेंगे। आप राजनीति के बहुत पुराने मतलब कि जानने वाले हैं, अगर मंझा हुआ खिलाड़ी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो आप कहीं ना कहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को तो जानते होंगे। अभी कुछ दिनों पहले उनका एक मतलब स्टेटमेंट आया था कि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है वो चंदा चोर की पार्टी है। सुने हैं क्या ये स्टेटमेंट? क्या कहिएगा इस पर, है वाकई में? जी देखिए, ऐसा है कि आरजेडी बिल्कुल बौखलाई भी है। प्रशांत किशोर जी सही बोलते हैं कि आरजेडी का लालटेन जो है उसके अंदर लालटेन रहने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर तेल डालना पड़ता है तब लालटेन जलता है। और वो तेल जो है बिहार का मुसलमान है, 20% उसकी आबादी है और उस 20% की आबादी को लेकर आरजेडी ने
इंटायर बिहार पे शासन किया और उनका अस्तित्व है तो मुसलमान के कारण है। और उन्होंने मुसलमान को दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर लगातार मुसलमानों का वो वोट देते रहे और मुसलमानों का शोषण करते रहे, जिसके कारण आरजेडी का बिहार से खात्मा अब होना तय है और लगभग इनका खात्मा हो चुका है। आरजेडी के जगह पे माननीय नीतीश कुमार को लोग पसंद करने लगे थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार ने भी वही काम अब किया। उसी तरह से लोगों का शोषण कर रहे हैं वो अपनी कुर्सी के लिए। आप दंगाई पार्टी से कंप्रोमाइज़ करते हैं। आप दंगाई पार्टी से कंप्रोमाइज़ करेंगे तो जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जनता आपको भी उठा करके फेंक देगी और आने वाले समय में माननीय नीतीश कुमार जी का भी हालत ऐसा ही होने जा रहा है। क्या लगता है कि माई समीकरण जिसके आधार पे आज तक राजद जीतती आ रही थी या फिर राजनीति में टिकी हुई थी, वो काम करेगा 2025 में? 2025 में विधानसभा का चुनाव है और तेजस्वी यादव दावा करते दिख रहे हैं कि 2025 में आरजेडी की सरकार बनेगी और वो सीएम बनेंगे। तो माई समीकरण क्या काम करेगा 2025 में? इस बार बिहार में कास्ट फैक्टर धाराशायी हो जाएगा, ये बात आप तय जान लीजिए। प्रशांत किशोर जी के आने के बाद बिहार का जो हिंदू और मुसलमान है वो एक लाइन में चलेगा और एक पंक्ति में चलेगा और एक जगह जमकर वोट देगा। आप ये जान लीजिए, ये बिहार इस बार लंबी बदलाव की ओर है और आने वाले समय में कमिंग इलेक्शन में आप 2025 में देखेंगे इसकी झलक उपचुनाव में ही नज़र आपको आ जाएगा प्रशांत किशोर का कैंडिडेट कहां तक पहुंचता है। और आप देखेंगे 2025 में एक जन सैलाब आएगा बिहार में बदलाव का, और ऐसा बदलाव आएगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यू सब धाराशायी हो जाएगी। ये बात आप जान लीजिए। अच्छा, अब तो ये बात हो गई बिहार की, अब बात कर लेते हैं थोड़ा कोलकाता की। अब आप हैरान हो जाइएगा कि हम कोलकाता का बात क्यों कर रहे हैं। भाई, कोलकाता में एक ऐसा घटना घट गया है जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। पूरे देश के लोग उससे मतलब दुखी हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर की पहले तो रेप की जाती है और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और मतलब कि बहुत बुरा कंडीशन देखा गया है उनके शरीर का। तो क्या कहिएगा, कैसा घटना था और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? दर्दनाक हादसा है, बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा है। अगर पूरा हिंदुस्तान एक जगह बैठकर रोए भी तो कम है। ये हादसा हम लोगों को तोड़ देता है और ये इंटायर दुनिया में एक ऐसा हिंदुस्तान के लिए गंदा मैसेज जाता है जिससे हम लोग शर्म से अपने आप को उठ नहीं पाते हैं। जिस तरह से बंगाल में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर का रेप प्लस निर्दयी तरह से दर्दनाक उनकी मौत की गई, जिस तरह से उनके साथ जिस तरह से वो हत्या की शिकार हुई हैं, उससे वहाँ की सरकार के ऊपर एक कलंक है, ममता दी के ऊपर एक कलंक है। देन एंड देयर वैसे लोगों को पकड़ करके वहीं पे उनका खात्मा कर देना चाहिए था, वहीं पर उसके वो ऑन स्पॉट वैसे लोगों को मार देना चाहिए था। ये बात आप जान लीजिए। जिस तरह से बंगाल में हुई, अब वहाँ के प्रशासन को काफ़ी एक्शन में रहना चाहिए था। कैसे उस कॉलेज के अंदर वो शख्स अंदर जाया करता था और बाहर निकला करता था और लगातार वहाँ की प्रशासन देखा करती थी। ये एक क्लेम है ममता बनर्जी के ऊपर, इसलिए ममता बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर इस तरह की निर्मम हत्या और बलात्कार हुआ जिससे हिंदुस्तान की पूरे वर्ल्ड में बदनामी हुई है, इसलिए उनको जवाब देना होगा। और आज पूरा हिंदुस्तान मर्माहत है इस कांड से और ऐसे हालात में ममता बनर्जी को इस पर एक्शन करना चाहिए। जो ये घटना घटी है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ, उसमें पुलिस का जो मतलब इनिशियल एक्शन था सर, वो बहुत ही शर्मनाक देखा गया। उनके माता पिता को बताया गया कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन जब उनका शव देखा गया तो पता चलता था कि मतलब उसके शव के साथ बहुत ही बुरा तरह से टॉर्चर किया गया है। क्या कहिएगा, पुलिस को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए था? कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रशासन बहुत बड़ी जिम्मेवार है। जिस तरह से प्रशासन ने इन मुद्दों को भटकाने की कोशिश की, आत्महत्या का इन्होंने चाहा कि किसी तरह से इसको आत्महत्या करार दे दिया गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें कहीं ना कोई ख़ास चीज़ को छिपा रही है, जिसको सीबीआई से लेकर के इंटायर लोगों को इस पे संदेह है और इसकी जानकारी जम कर लेना चाहिए। और आप एक और इश्यूज़ अभी बंगाल में आप देखिए है कि प्रशासन
प्रशासन किस तरह से अपने मुंह को छिपा रही है। दोबारा उस कॉलेज में, उस मेडिकल कॉलेज में अटैक होता है और वहाँ की प्रशासन भागती है, वहाँ के नर्स डॉक्टर सारे लाचार हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग घुसने के बाद वहाँ पे काफ़ी दंगा फसाद करते हैं। उसमें भी राज्य सरकार जिम्मेवार है वहाँ की और प्रशासन जिम्मेवार है वहाँ की। इसलिए वहाँ पर पुलिस बल तैनात ढंग से करना चाहिए और जनता को वहाँ पे ममता बनर्जी को सामने आकर के उनसे वार्ता करना चाहिए। तो चलिए, ये अभी हमने बात किया मोहम्मद शहजाद जी से, तो अब अगले वीडियो में आप देखिएगा कि क्या होता है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है वो बिहार में कुछ अच्छा करने के लिए आई है। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या 2025 के बाद अगर सरकार में आती है प्रशांत किशोर जी की पार्टी, तो क्या बिहार के भविष्य के लिए कुछ करती है, क्या पलायन रोक पाती है या नहीं, ये तो 2025 के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। आज तब तक के लिए धन्यवाद।